Hello, I am Happy Sharma here before you, and I welcome you on behalf of RJ Study Point. Today we are discussing DV Act. The full form of DV is the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. हम देखेंगे इस एक्ट के बारे में। पहले तो ये किस तरीके से इस एक्ट का प्रभाव है, किस तरीके से इस एक्ट को यहाँ पे इन्फोर्स किया गया है इंडिया में। बाकी जो स्कीम है पूरी वो इस अकॉर्डिंग है। इसकी रेलेवेंसी आईपीसी के अकॉर्डिंग, इसकी रेलेवेंसी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, इसकी स्कीम्स में अपन देखेंगे कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट में डिवाइड है, इसके बाद कितने सेक्शंस हैं, फिर इसका पर्पस क्या है, इसकी इन्फोर्सिबिलिटी क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका जो इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर का प्रोविजन है उससे रिलेटेड। इसमें देखेंगे अपन क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं, कौन सा कोर्ट रिलीफ देने के लिए एंटाइटल्ड है, चाइल्ड रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं इसमें, वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपील का प्रोविजन और कोई रिलेशन विद अदर एक्ट और लॉज, ये सब चीज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस इस एक्ट को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम इसका एक ओवरव्यू, पूरा ओवरव्यू देखेंगे इसमें क्या है। तो सबसे पहले डीवी एक्ट के बारे में अपन देखते हैं कि आईपीसी में सेक्शन है 498A जो कि क्रूएल्टी की बात करता है वुमेन पे। पहले ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं था 1860 में। तो जब 1860 आईपीसी जब आई स्टार्टिंग में, तो उसमें ऐसा कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था वुमेन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम क्रूएल्टी। तो उसके रिगार्डिंग लगभग 1983 में एक प्रोविजन डाला गया 498A आईपीसी। इसमें जब अकॉर्डिंग टू नीड्स हमने देखा कि किस तरीके से एक वुमेन पे अत्याचार हो रहे हैं, किस तरीके से डॉरी डेथ के केस आ रहे हैं और अनलॉफुल डिमांड्स उससे की जाती है, मारपीट की जाती है, उसको एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि वो अपने आप को हानि पहुंचा सके, यानी उसकी लाइफ एंडेंजर हो या फिर उसका लिम्ब से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी चीजों को देखते हुए जैसे अकॉर्डिंग टू नीड्स हमने ये 498 इंट्रोड्यूस किया आईपीसी में। अब 498A जो है आईपीसी वो बात करता है कि किसी भी महिला का हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव्स दोनों अगर किसी महिला को एक इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फिजिकली और मेंटली कि वो उसके सेफ्टी के अगेंस्ट है, लिम्ब के अगेंस्ट है, लाइफ के अगेंस्ट है और उसको लाइफ को एंडेंजर करती है, जैसे कि उसको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि वो अपने आप को चोट पहुंचा लेगी या फिर वो सुसाइड कमिट कर लेगी, या फिर उसको इतना हरश किया जाता है कि अनलॉफुल डिमांड्स ऑफ डॉरी आइदर उसको या फिर उससे रिलेटेड कोई पर्सन जिसमें वो इंटरेस्टेड है, ऐसे पर्संस को हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव्स के द्वारा, तो उस चीज से रिलेट है 498A। और कहीं ना कहीं यही ओरिजिन है इस एक्ट का। अब इसको हमने 198 सीआरपीसी से इसको कनेक्ट करने का क्या सेंस है, इसका ये है कि पहली बात तो 498A में ये एक सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है। अब सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में क्या डिफरेंस है? सब्सटेंटिव लॉ हमको राइट्स और ड्यूटीज की बात करता है। प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? वो कुछ रूल्स प्रेस्क्राइब करता है। रूल्स किस तरीके के? अगर जो राइट्स हैं उनको इन्फोर्स कराने के लिए जो रूल्स होते हैं, एक वो, और एक किसी पर्सन को कंपील करना किसके लिए कि वो अपनी ड्यूटीज को फॉलो करे। तो ये रूल्स जो प्रेस्क्राइब होते हैं वो प्रोसीजरल लॉ के पार्ट होते हैं, और जो लॉ इन रूल्स को प्रेस्क्राइब करता है वो प्रोसीजरल लॉ होता है। तो सीआरपीसी वो रूल्स बताता है सब्सटेंटिव लॉ से रिलेटेड, उनको इन्फोर्स कराने के लिए, राइट्स को इन्फोर्स कराना या फिर ड्यूटीज को कंपील करना, उसको फॉलो करने के लिए। तो ये सीआरपीसी है। तो अब 498A is a part of substantive law. Now, to enforce such laws, we have given 198A CRPC. In 198A CRPC, एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी पहले, और अब जो मेन डिफरेंस है इसको भी साथ में समझते हैं अपन। एक वुमेन है, अगर उसके साथ कोई उसके परिवारजन, जो भी उसके हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स हैं, अगर मान लो उसको एक केस है, वैसे इंदौर का एक केस है, उसमें ऐसा हुआ कि एक परिवार ने अपनी बहू को कमरे में बंद कर दिया। अब कमरे में बंद कर दिया तो इस वजह से उसने एक चिट्ठी लिखी और उसको विंडो से बाहर फेंक दी कि भाई मेरे साथ ऐसा गलत किया जा रहा है और मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हूं। अब समस्या ये आती है कि 198A लिमिट कर देता है कि कंप्लेंट कौन कर सकता है। कंप्लेंट कर सकता है या तो वो एग्रीव्ड वुमेन खुद, या फिर उसके कुछ ब्लड से, या फिर अडॉप्शन से, या मैरिज से रिलेटेड जो पर्सन है,
दूसरा तरीका ये भी है, पुलिस रिपोर्ट के थ्रू कोई भी मजिस्ट्रेट इसमें कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट का एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। 198A इज अ पार्ट ऑफ कंप्लेंट, तो कंप्लेंट अब कोई अनदर पर्सन नहीं कर सकता था। तो जब सीआरपीसी थी उसमें एक लिमिटेशन थी कि अगर कोई जैसे हमारे आस पड़ोस में हम देखते हैं कि किसी विमेन के अगेंस्ट अगर कोई ऐसा वायलेंस हो रहा है या कोई अनदर अपराध हो रहा है इस तरीके का, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी विमेन के खिलाफ कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रही है अपने पड़ोस में, अपन उसके अगेंस्ट अगर कल को कंप्लेंट फाइल करते हैं और वो विमेन ही खुद मना कर देती है किसी भी वजह से कि मेरा पति मेरा देवता, उस अकॉर्डिंग, तो कल को हो सकता है कि अपने अगेंस्ट कोई उस अकॉर्डिंग कोई भी हो सकता है उसका पति डिफेमेशन के चार्जेस लगा दे या फिर इस तरीके से कोई भी कंप्लेन करे। तो इन सब चीज का प्रोटेक्शन पहले नहीं अवेलेबल था। तो जो डिफरेंस क्रिएट किया डीबी एक्ट ने वो यही किया कि एक प्रोविजन प्रोवाइड किया किस अकॉर्डिंग, कि एक जो दूसरा अनदर थर्ड पार्टी है वो भी कंप्लेन कर सकती है। तो ये आज एक मेन डिफरेंस आ गया है आज के और पुराने जो भी प्रोविजंस थे लॉ वुमेन से रिलेटेड। तो 198 में लिमिटेड पर्संस कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन आज डीबी एक्ट सेक्शन 4 ये हम एंटाइटल करता है कोई अनदर पर्सन भी उसके बिहाफ पे कंप्लेन फाइल कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इस डीबी एक्ट की स्कीम क्या है। इसका स्कीम इन द सेंस कि इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं और 37 सेक्शंस हैं। 5 चैप्टर्स और 37 सेक्शंस ये एक्ट कंटेन करता है। इसमें डिफरेंट प्रोविजंस बता रखे हैं। इसमें अपन को इसका पर्पस भी समझा है, इस एक्ट में क्या पर्पस है, इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं एक वुमेन के उसको प्रोटेक्ट करने की ये बात करता है। इसके बाद इसकी इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको जो साइन किया गया था वो किया गया था 13 सितंबर 2005 को, और इसकी जो इन्फोर्सिबिलिटी है वो है 26 अक्टूबर 2006, यानी 1 साल और लगभग 1 महीने से ऊपर का डिफरेंस है दोनों चीज में। इसके बाद अपन देखते हैं एप्लीकेशन। ये होल इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एक्ट 2019, J&K पीपल्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसके बाद इसमें एक प्रोविजन है प्रोटेक्शन ऑफिसर का। प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या काम होता है, कल को एक वुमेन है उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, किसी भी परिवार में उसके साथ गलत हो रहा है, अब वो इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो कुछ एक्शन ले सके या फिर कोई ऐसा कुछ कर सके, तो एक उसकी हेल्प के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है। और इस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर वो होगा उसको प्रायोरिटी विमेन को दी जाती है। एक विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर विमेन को अपॉइंट किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर का सेक्शन 8 इसको अपन को प्रेस्क्राइब करता है, इससे रिलेटेड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो प्रोसीजर है। उसके बाद सेक्शन 9 में इसकी ड्यूटीज, इसकी पावर्स उसके बारे में बता रखी है। प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या काम होता है कि कोई भी वुमेन अगर उसके पास आती है, उसको बताती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो वो क्या करता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, उसको लेके जितने भी रिलेटेड उस वक्त एट द टाइम, जैसे ये फर्स्ट एड की तरह है, जैसे कोई चोट लग गई अपन हॉस्पिटल गए वहां जाके जो फर्स्ट एड दी जाती है उस तरीके से इसका सिमिलर इसका काम होता है। ये एक ब्रिज होता है उस वुमेन के और जस्टिस दोनों के बीच में, एक ब्रिज की तरह है। मतलब उस वुमेन को जस्टिस दिलाने के लिए जो बीच में काम करता है वो काम होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर का। इसके बाद जो रिलीफ और जो कोर्ट है, रिलीफ क्या क्या गिवन है और कोर्ट कौन है जो इसमें कॉग्निजेंस ले सकता है। तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसमें कॉग्निजेंस लेता है इसके केस में। और इसमें जुरिडिक्शन का मामला है। जुरिडिक्शन एक जनरल वे में जो है वो सिंपल सा है, वो ये है कि फर्स्ट पॉइंट जहां पे एग्रीव्ड वुमेन टेम्परेली और परमानेंटली रह रही है उस पर्टिकुलर इलाके में, तो उस वो जो जुरिडिक्शन जिस मजिस्ट्रेट का है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। सेकंड, जहां पे रेस्पोंडेंट है वो रह रहा है या फिर कोई उसका एम्प्लॉयमेंट है या फिर कोई ऐसा बिजनेस वगैरह वो करता है, उस एरिया से रिलेटेड कोई भी कोर्ट में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसमें कॉग्निजेंस ले सकता है। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ एक्शन, where the cause of action has been arised, according to that the magistrate of first class can take the cognizance in this matter. Now इसमें कुछ चाइल्ड रिलेटेड प्रोविजंस भी हैं। चाइल्ड रिलेटेड प्रोविजंस से रिलेटेड है कि जैसे इसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड है, एक मॉनेटरी जो रिलीफ दिया जाएगा उसमें भी इसका एक रोल है चाइल्ड रिलेटेड।
इसके अलावा उसमें जो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाता है वहां पे भी ये थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिलती है कि वो जो रेस्पोंडेंट है वो कभी उसके स्कूल में या फिर कोई ऐसी जगह बार बार जाके उससे कांटेक्ट कर रहा है या उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा चाइल्ड कस्टडी रिलेटेड भी एक इसमें प्रोविजन है, जो उसमें ये बताता है कि वो कस्टडी चाइल्ड की किसके पास रखी जाएगी, वेदर टू द मदर और टू द फादर। अब बेसिकली मदर को ही इस चीज में प्रेफरेंस दी जाती है, ये प्रैक्टिकल बात, बट उसके बाद भी दोनों देखा जाता है कि कहाँ पे उसका मतलब वेल बीइंग उसका कहाँ रहेगा, उसको अच्छे से ब्रॉट अप कैसे हो सकता है, उस चीज को ध्यान, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसमें प्रोविजन रखा गया है। उसके बाद आता है अपील। अपील का मैटर है कि जब कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, एक सिंपल सा अपन का जो बिल्कुल जनरल है वही इसमें सेंस है कि फर्स्ट कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, उसके बाद जो इसकी अपील है वो 30 डेज के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन में की जाती है। इसके बाद आता है कि रिलेशन विद अदर लॉज। रिलेशन विद अदर लॉज का मतलब है कि ये जो एक्ट है इट इज नॉट इन डेरोगेशन विद अदर लॉज, ये किसी भी लॉ के अपनी प्रोसीडिंग अलग है, और इसमें अगर कोई कंप्लेंट की गई है या इसके अकॉर्डिंग कोई प्रोसीडिंग चलेगी वो एक डिफरेंट मैटर है। इसमें रिलीफ कोई फैमिली कोर्ट भी दे सकता है, सिविल कोर्ट भी दे सकता है और क्रिमिनल कोर्ट भी दे सकता है, तीनों कोर्ट इसमें अलाउड है रिलीफ देने के लिए। अब जो अपना डीवी एक्ट है इसका एक बेसिक थीम अपन ने अभी देखा कि क्या सिस्टम चलता है। इसमें ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी विमेन जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस जैसी कोई मतलब घटना हुई है तो उसको किस तरीके से जस्टिस दिलाया जाए, इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर का। ये मैंने अभी अपन ने डिस्कस किया कि एक ब्रिज की तरह काम करता है जस्टिस और एग्रीव्ड वुमेन के बीच में। इसके अलावा जो डीवी एक्ट है इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अपन देखेंगे वो ये है कि इसमें कुछ टेक्निकल चीजें भी दी हुई है, आज और पहले के क्या सिस्टम चलता था और आज क्या है। जैसे इसमें अपन देखेंगे कि सबसे पहले एग्रीव्ड वुमेन कौन होती है। एग्रीव्ड वुमेन, उसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं एग्रीव्ड वुमेन के कौन हो सकती है। एग्रीव्ड वुमेन वो होगी जो कभी भी शेयर हाउस होल्ड में उसके साथ रही है, लिविंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी उसके साथ रह चुकी है, किसके साथ, रेस्पोंडेंट के साथ रह चुकी है। उसके अलावा जैसे इसमें देखेंगे रेस्पोंडेंट कौन होता है। रेस्पोंडेंट अपन देखेंगे उसमें एक पॉइंट दे रखा है एडल्ट मेल का। अब अकॉर्डिंग टू द टाइम उसमें कुछ जुडिशरी ने कुछ चेंजेस किए हैं, उसको भी अपन देखेंगे क्या चेंज किए हैं। एक जनरल बात है कि अगर कोई, जैसे ये सेक्शन बताता है कि रेस्पोंडेंट सिर्फ एक अडल्ट मेल मेंबर हो सकता है, लेकिन कल को अगर किसी लेडी की सास ने, ननद ने या किसी फैमिली की किसी अनदर पर्सन ने अगर उसके साथ कोई वायलेंस किया है, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी कोई घटना हुई है उसके साथ, तो क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से तय की जाएगी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी जो है वो कैसे तय की जाती है, उस चीज को लेकर कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, जुडिशियल केसेस हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई अपन को किया है। इसके अलावा और जो अलग जो भी प्रोविजंस इसमें गिवन है उसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।